ये क्वेश्चन का लर्निंग का आपका क्वेश्चन का था पेज नंबर बताइए। 239 ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात है। ये पेज नंबर 239 सर, इसको कहाँ तक पहुँचाया था? कंप्लीट किया सर? जी इधर आवाज थोड़ी सी थोड़ी आवाज। ये लर्निंग रेट समझ आ गया इसको? यस कोई है जरूरत इसमें? ज़्यादा बात होती है सर को जरूरत है सर कोई वर्किंग की? इसमें आइडल टाइम भी है सर? ये कंप्लीट कर दिया सर? कोई इशू तो नहीं इसमें? ये इसमें ओवर टाइम के भी 2 रेट्स दिए हुए थे, ओवरहेड्स के। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से कंप्लीट कर ली, कोई इशू तो नहीं इसमें? पेज नंबर 231 निकलेगा। ये जो क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, इसमें तो नहीं कोई मसला? कंप्लीट हो गया सर? देन बेटा पेज नंबर जरा निकालिएगा 371। ये इस कमिंग वीक में ना अब अपने कुछ 2-3 छोटी छोटी चीजें रखा फाइनल करनी है। एक तो मुझे याद आया मैंने कुछ दिन पहले ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के 2-3 क्वेश्चन दिए थे, यस सर तो शुरू किए हम। पेज नंबर 371 निकालिएगा। कौन से ये जो 3 क्वेश्चंस किए थे ना लास्ट क्लास में बोनस से रिलेटेड, एम्प्लॉइज के बोनस, उनको जरा रिवाइज करके हमने पेज नंबर 371 और 372 पे 2 क्वेश्चंस हैं इसी तरह के, तो इनको जरा होमवर्क रखना, 1-2 दिन में कंप्लीट करना, फिर इस वीकेंड तक इसे फाइनल करेंगे। ठीक है? एक इसाक लिमिटेड है और एक नेक्स्ट पेज पे फैक्ट्री कंपोनेंट्स 3 ABC। ठीक है, तो पहले क्या करना, वो रिवाइज कर वो जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ उनको जरा एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, तो हर एंगल से काइंडली प्रिपरेशन करें। और फैक्ट्री ओवरहेड से तो क्वेश्चंस कौन से थे? पेज नंबर 346 से ऑनवर्ड्स है ना, 2-3 मिनट। पेज नंबर 346 से 340 50 तक था। यस सर ठीक है सर, प्लीज कर लेंगे सर, फाइनली बता देंगे क्या क्या काम है। 71 से 246 पेज नंबर 271 निकाल लेना। घंटा दें सर डेली बेसिस पे।
कब से दें सर? जी सर, क्या लिखा नजर आ रहा है? चले सर, पेन हाथ में रखें, जरा स्टोरी बना। वैसे शाम छोड़ दो दुनिया को उस ख्याल पर, लोगों पर टाइम नहीं है। पेज नंबर बता दें सर, काइंडली रिपीट कर दें जरा, साथ वाले की तरफ देख के बता दें जरा, इकट्ठा ढूंढना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से मिलाएं जी। तो मटेरियल के नाम से कुछ खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? अच्छा, इस डिस्कशन में ना जो आएगी हमारे सामने, इसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर मटेरियल खरीदा जा रहा है उसकी बात हो रही है, और फिर अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें जो खरीदा जा रहा है शायद वही बेचा भी जा रहा है, प्रॉफिट ऐड करके। तो इस टॉपिक में हमारी डिस्कशन ये होगी कि जो चीजें खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल, और ट्रेडिंग बिजनेस में जो फिनिश गुड्स आप परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे होगी। तो आइंदा पेन हाथ में रख के शुरू करें। सही कर दिया करिए। कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री, many companies, particularly मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी होती है? रॉ मटेरियल रखना पड़ता है उन्हें, ठीक है, स्टोर रूम में, तो जैसे जरूरत पड़े प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। रिटेलिंग कंपनीज, इसकी एग्जांपल जरा ज़हन में रख लें, बड़े बड़े जो स्टोर्स आजकल बने हुए हैं, मैक्रो टाइप, कभी इत्तेफाक हुआ कहीं? तो कितना स्टॉक पड़ा होता है? स्टॉक ही बड़ा होता है, जिधर देखेंगे चीजें ही पड़ी हैं। क्या उन्होंने खरीदा होगा? फिर रखा भी हुआ है, रखने की भी कोई कॉस्ट है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस है कंटिन्यू जरा ज़हन में रखना हमने, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में रॉ मटेरियल, वैसे इन स्टोर्स में मैंने जो एग्जांपल दी है, ट्रेडिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन चीजें रखनी पड़ती हैं खरीद के। So many companies, particularly manufacturing and retailing companies, might hold large quantity of inventory so that they can meet the customer demand as soon as it arises. क्यों रखी हुई इतनी सारी चीजें? हम कस्टमर को ये नहीं कह सकते कि उसने अगर ऑर्डर किया, सर हैव अ सीट प्लीज, चाय पिए, मैं मंगवा देता हूँ। हो सकता है चाय पी ले, लेकिन उतनी देर में चाय हाथ में लेके निकल जाए, मैं साथ वाली दुकान से लेके घर चला जाता। तो चीजें क्यों रखनी पड़ती? कस्टमर आए हम उन्हें दे सकें। If there is no inventory, अगर कोई कस्टमर आया और आपके पास वो चीज ही नहीं जो वो मांग रहा, when the customer asks for it, इस सिचुएशन को फिर बोला जाता है ब्रैकेट अंडर टाइम का स्टॉक आउट सिचुएशन है। अगर कस्टमर आया और आपके पास वो चीज नहीं है जो उसने मांगी है, तो इसको कहते हैं कि हमारा स्टॉक आउट है, या इससे क्या बोला जाता है? इन्वेंट्री या स्टॉक आउट। If there is no inventory when the customer asks for it, ब्रैकेट छोड़ दें, the customer might buy the product from a साथ वाले की दुकान से, competitor instead। तब ठीक यहाँ से पता क्या चला, क्या चीजें होल्ड करनी पड़ती हैं, लेकिन होल्ड करनी अगर है तो फिर बहुत से होल्डिंग के खर्चे आते हैं। और होल्डिंग इन्वेंट्री क्रिएट्स कॉस्ट। सबसे पहले अगर आपने इन्हें चीजें रखनी है तो खरीदनी पड़ेंगी, तो परचेज प्राइस, फिर डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, परचेज डिपार्टमेंट्स। उनका मकसद ये होता है कि वो मुसलसल इन्वेंट्री को देखते रहते हैं, और अगर इन्वेंट्री किसी सर्टेन लेवल से नीचे चली गई तो फिर वो ऑर्डर करने शुरू करते हैं, फिर सप्लायर से कोटेशंस मंगवाते हैं, उसमें से बेस्ट सप्लायर आइडेंटिफाई होता है, फिर उसे ऑर्डर दिए जाते हैं। तो इस सारे काम के लिए फिर परचेज डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है?
रीऑर्डरिंग करना, तो परचेज डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं फिर वो ऑर्डरिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। रीऑर्डर मींस चीज खत्म होगी फिर मंगवानी, फिर खत्म होगी तो लेवल सेट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 50 यूनिट सेलेंगे किसी आइटम के तो फिर हम नए ऑर्डर कर देंगे, तो नए ऑर्डर करेंगे फिर वो चीजें आप तक भी आनी है, डिलीवरी में भी टाइम लगना, तो इस सारे प्रोसीजर के लिए फिर ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट साथ लिखने पड़ते हैं। रीऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑर्डर्स टू परचेज क्वांटिटी, मतलब यहाँ किस बेसिकली डिपार्टमेंट की बात हो रही है? परचेज डिपार्टमेंट। और एक परचेज की वर्ड शायद और भी सुनते रहते हैं आप, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स का काम ही क्या होता है? इन परचेज डिपार्टमेंट या प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का काम ही क्या होगा? चीजें खरीदना, ठीक है, फिर अगर बिकती जा रही है उसके बाद फिर कम होगी, फिर दोबारा ऑर्डर करना। नंबर 3, होल्डिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग से मुराद रखने, नहीं कैरी इनवर्ड्स नहीं, होल्डिंग, कैरी करने की कॉस्ट। इसकी एग्जांपल देखा था, टेबल से बना हुआ, दो साइड है, लेफ्ट साइड का लिखा हुआ, इसकी एग्जांपल्स आ रहे हैं। क्या वर्ड्स लिखे हुए? होल्डिंग कॉस्ट, जी जो ऊपर स्टोरेज कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। इसमें जो फर्स्ट लिखा वो मैं भी डिटेल में समझाता हूँ, जरा सेकंड पे जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट किसकी? पता नहीं, चीजें पड़ी नहीं है तो डैमेज होने का भी खतरा होता है, ऑब्सोलीट होने का भी खतरा होता है, बाय फायर वगैरह चोरी होने का भी खुदा न खासा खतरा होता है, तो इसके लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। अब इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपकी चीजें ज्यादा होंगी तो क्या इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करेंगे तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं होल्ड करेंगे तो इंश्योरेंस कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन स्टॉक आउट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो अगर चीजें रखेंगे तो इंश्योरेंस कॉस्ट। सेकंड, बंदे रखने पड़ते हैं सर वेयर हाउस में, ताकि वो इन आउट ध्यान रख सकें चीजों का, कब किसको चाहिए उसका, फिर रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू करना होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, हैंडलिंग, आजकल के दौर में बल्कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर। मतलब कोई एक आध रॉ मटेरियल नहीं, अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी फैक्ट्री में आपके सामने विजुलाइज अगर करवाने की कोशिश करूं तो ठीक ठाक स्टॉक, जब स्टॉक काउंट करते हैं आप बड़े होकर, इसमें स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काफी सारी चीजें होती हैं, तो स्टोर रूम बने होते हैं, उसमें एम्प्लॉइज रखे होते हैं, ठीक है, समझ रहे बात? फिर जो मर्जी कर लें, समटाइम्स लॉसेस हो सकते हैं, चीजें टूट भी सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, ऑब्सोलीट होता है, पुरानी हो जाएंगी, एक्सपायरी डेट जो आप कहते थे तो वो पड़ी है, खराब हो गई। खुदा न खासा आइसक्रीम का स्टॉक पड़ा, बिजली अचानक गई, आपने कोशिश तो पूरी की होगी, जनरेटर्स ऑटोमेटिकली लगे हों, लेकिन हर चीज की लिमिटेशन होती है, तो कुछ ना कुछ वेस्टेजेस ऑब्सोलीट रखेंगे तो ये भी रिस्क लेने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रही सर? ये किस चीज की कॉस्ट है सर? रखने की कॉस्ट है, अगर नहीं रखी होंगी तो नहीं होगी, लेकिन रखनी पड़ती है वरना स्टॉक आउट हो जाएगा। अब आ जाए जो नंबर 1 लिखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप, ब्रैकेट भी जरा पढ़ना, इंटरेस्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक, दो तरह से सुना जरा। लेट्स अज्यूम आपने 1 जनवरी 2021 पे चीजें खरीदी हैं, पहले जरा कैश परचेज कर लेते हैं, कैश परचेज की एंट्री बोलो, परचेजेस या इन्वेंटरी डेबिट, कैश क्रेडिट। आपने 1 लाख रुपए की चीजें खरीद ली, ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें महीने बाद बिक गई, सोल्ड फॉर रुपीज, लेट्स अज्यूम 1,10,000। कब खरीदी, कब बिकी?
जनवरी को खरीदी, 31 जनवरी को बिकी। आपका लाख रुपया तो चला गया 1 जनवरी को, अब ये लाख रुपया रिकवर कब हुआ? 31 जनवरी को। डेफिनेटली विद प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। अगर हम 31 को ही खरीदते और 31 को ही बेच देते तो पूरा महीना हम इस लाख को कहीं इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा सकते थे। चीजें कब खरीदनी, कितने की खरीदनी, हमारा लाख कहाँ ब्लॉक हुआ है, कब तक ब्लॉक रहा, एक महीने का। तो उसी दिन खरीद लेते। लेकिन क्या पता था, तो रखनी पड़ी, खरीद के रखनी पड़ी, कोई पता नहीं था कस्टमर अगले दिन ना आ जाता। लेकिन क्या रखने से आपको 1 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट इनकम ना कमाने से कोई नुकसान हुआ है? 1 लाख रुपए पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, 1 लाख रुपए पे 1 महीने की जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ होल्डिंग द स्टॉक। क्या होता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हमने रखनी पड़ी है, लेकिन क्या रखने से हमें 1 महीने की 1 लाख रुपए पे इन्वेस्टमेंट इनकम का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा? तो व्हाट इज दिस? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक। तो क्या स्टॉक में पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे? कब तक ब्लॉक रहेंगे? तो जितने अच्छे तक वो ब्लॉक रहे, अगर आप इन्वेस्ट कर देते आप इनकम कमा सकते थे। तो क्या इसको भी जहन में रखना चाहिए चीजें रखने का डिसीजन लेने से पहले। एक और सिचुएशन देखें, गुड्स आपने खरीदी, क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं। परचेजेस डेबिट, क्रेडिट। अब पैसे नहीं गए अभी, लेट्स से अपने पैसे दिए हैं 20 जनवरी को, क्रेडिट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब बताए आपका कैश कितना सा ब्लॉक रहा? नहीं, अभी कोई ब्लॉक नहीं रहा, अभी तो दिए। ब्लॉक कब होगा? मतलब इन 20 दिनों में आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई इशू नहीं। सपोज 25 जनवरी की चीजें बिकी, अब कितने दिन ब्लॉक रहा? 8 दिन बस ब्लॉक। पेमेंट करने के बाद ही ब्लॉक होगा ना। अगर चीजें खरीदनी फर्ज करें, चीजें बिक जाए 15 को, चीजें पहले बिक गई पैसे देने से पहले, अब कितने दिन पैसे आपके ब्लॉक रहे? अब नहीं रहे, अब नहीं रहे, मैंने पैसे दिए बाद में। तो कब ये ब्लॉक सॉर्ट ऑफ वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, कब से शुरू होगा? जब आप पेमेंट देंगे, और फिर ये पैसे कब रिलीज होंगे? रिलीज इन एसेंस वापस आएंगे जब सेल होंगे। ठीक है, मैंने वैसे क्रेडिटर्स की बात की है, लेकिन एक सिचुएशन और देखते हैं। सपोज चीजें खरीदनी है, पैसे नहीं है, और जो हमारा सप्लायर वो कहता है क्रेडिट पे नहीं मैंने देने, पैसे देंगे तो चीजें लें। अब क्या करना पड़ेगा सर? लोन की एंट्री बोले सर, स्टॉक खरीदना है, पैसे नहीं है, और क्रेडिटर क्रेडिट पीरियड देने को तैयार नहीं, सप्लायर क्रेडिट पीरियड देने को तैयार नहीं, चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपने खरीद ली, एंट्री बोले इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या चीजों में कैश ब्लॉक हो गया? सपोज 31 जनवरी को बिका है, कैश डेबिट से क्रेडिट, वो तो ठीक है, कैश वापस आ गया जी। अब ये पैसे हमारे अपने नहीं थे, फॉर एग्जांपल अगर हम सोचेंगे और सर, तो पैसे हमारे नहीं थे, हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन क्या स्टॉक खरीद लेने से और लोन लेके खरीद लेने से 1 महीने का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सर। तो अगर अपने लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम जो नहीं कमा सकेंगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, और अगर बोरो करके लगाएंगे तो वो जो इंटरेस्ट पड़ जाएगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक। अपनी स्टेबल के नीचे जाए जहाँ पड़ रहे हैं,
अगर आपने एंट्रीज लिखी है तो पहले जरा 1 मिनट फाइनल करना है। ये जो टेबल की 2 साइड्स हैं इसके नीचे एक सेंटेंस बनाना। इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी हैज अ कॉस्ट एंड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन holds a quantity of inventory, it must therefore, number 1, या तो finance to pay for it, finance means loan, or lose an opportunity to earn। तो पहले केस में obtain a finance में क्या होगा, इंटरेस्ट देना जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बन जाएगा, और अगर पैसे अपने ही हैं तो उसको इन्वेस्ट ना करके जो कमाने की अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। ठीक है, तो दोनों तरह से लिखा हुआ। या क्या करके क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, लोन लेके अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इंटरेस्ट एक्सपेंस इज होल्डिंग कॉस्ट। नहीं मतलब हमारे पास पैसे थे ही नहीं, अगर हम स्टॉक ना लेते तो हमारे पास पैसे थे ही नहीं, हमने स्टॉक लिया है और लोन लेना पड़ा। अब इस लोन पे इंटरेस्ट, लेकिन अगर पैसे पड़े और इसको आपने लगा दिए इस काम में तो फिर वो कमा सकते थे। ठीक है, ये एंट्रीज लिखनी है जरूरत, अगर कोई लिखना चाह रहा तो फिर स्टार्ट में कहीं पेज की जगह अपने नीचे शायद जगह चाहिए मुझे। बात कर रहे हैं प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। मतलब अब ऐसा हम जा इस तरफ नहीं कि अगर आपने ये डिसीजन लेना हो कि मैंने कितना स्टॉक रखना है तो वो डिसीजन लेने से पहले ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखें, कितना रखूंगा, कितना खर्चा आएगा, होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, फिर होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी और उसकी वजह से स्टॉक आउट का रिस्क कितना कवर होगा, तो वो वे करके आपस में फिर फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। हाँ मतलब जिस तरह बेकरीज है, ये जो पीस है और इस तरह के पैटिस टाइप चीजें हैं, तो फिर दोबारा मेरे ख्याल प्रोसेसिंग में जाते हैं, नए ताजा होके बाहर आ जाते होंगे दोबारा। नहीं मतलब फल शायद ना आ सके, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेजेस में कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिस्क तो लिया होगा, एक रिस्क तो है। मतलब फॉर एग्जांपल आप जब देखते हैं इतने सारे फल पड़े होते हैं किसी रेडी पे, वो एक रिस्क तो ले रहा है, कितने बिकेंगे कितने नहीं, पर खराब ही ना हो जाए, आखिर कितने दिन उसकी वर्थ होती है। हाँ मतलब क्या ख्याल है, इवन आप घर ला के रख लें तो 1-2 दिनों बाद चीजें खराब हो जाती हैं, तो डेफिनेटली रिस्क लिया जा रहा है। नहीं साथ साथ सप्लाई हो रही थी शायद, फिर बहुत ज्यादा स्टॉक इकट्ठा मेंटेन नहीं किया रहता। नहीं वो तो फिर कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, वो तो वहां तो कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए बड़े बड़े, लेकिन वो जब चीजें इस तरह फॉर एग्जांपल मार्केट में आ गई तो फिर मेरा ख्याल है जो भी खरीदता है वो अपने हिसाब से खरीदता है, कोशिश तो वो पूरी करता है मैं एक हिसाब से खरीदूं तो खराब हुए बगैर बिक जाए, लेकिन एक रिस्क तो है वैसे। क्या ख्याल है, मतलब ये फॉर एग्जांपल आप तो बेकरी का जहन में लाए तो चीजें काफी सारी बड़ी होती हैं, कोई जरूरी थोड़ी है 1-2 दिन में बिक जाए, उनके कोई ना कोई लाइफ है, उन्होंने शायद पीछे वो लगाई भी होती है स्टैम्प। यस सर, स्टैम्प तो दोबारा भी लग जाती है। सर ये करप्शन यानी उसका आपने सॉल्व फॉर 1 ईयर, नहीं सोल्ड फॉर 1 लाख मींस जितने भी बिका, कम पे बिका है ज्यादा पे बिका है, लेकिन ब्लॉक करा है, प्रॉफिट में बिक सकता है लॉस में बिक सकता है, वो तो फाइनली हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा, या प्रॉफिट में बिका है या लॉस में बिका है वो तो फिर बात की बहस है, लेकिन ब्लॉक रहा है, कब तक ब्लॉक रहेगा। सर तो हम इधर सर ये 1 लाख कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट शामिल हो कि कंसीडर नहीं सर, नहीं हम 1 लाख की जो बात हो रही है इस वक्त कि 1 लाख हमारा इस वक्त लोन लेके लगा है, वो जो इंटरेस्ट बनेगा 1 महीने का, इट इज अज्यूम कि जैसे ही हमारे पास पैसे वापस आएंगे हम सबसे पहले काम लोन वापस करेंगे। हमने 1 लाख का लोन लिया सर, उस पे 1 महीने का 10,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम सर ये कंसीडर करेंगे कि नहीं वो तो 1 लाख सर डेफिनेटली जब आप अपनी फाइनल सेल प्राइस बना रहे होंगे अपने सारे खर्चे के बेस पे प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जब आप डिसाइड करेंगे तो उसमें सब कुछ कंसीडर करेंगे।
लेकिन एक महीने का 10,000 रहने दें यार, इतना भी क्या 1,000 ठीक है चलेगा। जी सर, इस वक्त पढ़ क्या रहे हैं? नहीं, इस वक्त पढ़ रहे हैं, हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट से ऊपर असल पढ़ रहे थे, कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 रीऑर्डरिंग कॉस्ट, रीऑर्डरिंग कॉस्ट में परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट, नंबर 3 होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, लास्ट वन आ गई एक शॉर्टेज कॉस्ट। को समझने के लिए टेबल से जरा नीचे जाएं। शॉर्टेज मीन स्टॉक नहीं है, स्टॉक शॉर्ट है, स्टॉक आउट है, क्या क्या नुकसान होगा? नंबर 1 पढ़े पढ़े नीचे, लॉस प्रॉफिट ऑन सेल। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल लेने कस्टमर आया, 25,000 का मोबाइल बेच सकते थे आप, अब वो था ही नहीं, 20 का आना था नहीं, तो अगर होता काश होता तो 5,000 कमा लेते, तो वो पहला नुकसान तो वो हुआ। नंबर 2 लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल। आपने कहा नहीं ये वाला मोबाइल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली कस्टमर्स के अभी कस्टमर्स ही डिफरेंट तरह के होते हैं, जाते हुए कह देगा इनके पास होता ही कुछ नहीं, और साथ वाली दुकान से मिल गया तो अगली दफा पहले साथ वाली दुकान पे आएगा, फिर हमारे पास आएगा। तो ये कस्टमर्स की नेचर होती है, तो गुडविल भी गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जेन में लाना, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर एम्प्लॉइज आए हुए थे, आइडल टाइम पड़ गया, रॉ मटेरियल खत्म हुआ, क्या क्या रुक गया, प्रोडक्शन रुक गई, एम्प्लॉइज बेचारे खड़े खड़े रह गए। लेकिन जिस टाइम में आपकी नेग्लिजेंस की वजह से रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आइडल टाइम के पैसे भी आप दे रहे होंगे, ठीक है, तो खर्चे बढ़ गए। तो पहले दो, बल्कि जो पहला है वो शायद मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में भी आ सकता है, चीजें लेट देंगे, उधर भी नुकसान गुडविल का। क्या स्टॉक आउट होना चाहिए? नो सर। लेकिन स्टॉक आउट अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ना है? होल्डिंग रखनी पड़नी, स्टॉक होल्ड करना पड़ना है, स्टॉक होल्ड रखने का भी खर्चा है क्या? ऊपर आएगा एक होल्डिंग कॉस्ट यहाँ टेबल में दी थी राइट साइड पे, रीऑर्डरिंग कॉस्ट की भी थोड़ी सी जरा बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, टेलीफोन चार्जेस, डिपार्टमेंट्स वैसे तो, फिर कोटेशंस मंगवाते हैं, मैंने भी तो कोटेशंस का वर्ड यूज किया था, तो डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस है, कोटेशंस लिखे, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, नहीं बेटा लॉस ऑफ कस्टमर है हमारा, हमारा तो कस्टमर का नुकसान हुआ ना, सप्लायर का तो ना, हम तो चीजें बेच रहे हैं, खरीद के बेचेंगे, वो तो हमारी वजह से उसको नुकसान होगा। हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि शॉर्टेज मीन्स हमारे पास चीजें नहीं है, हमारे पास अगर चीजें नहीं तो हमारे कस्टमर हमारी गुडविल कस्टमर की नजर में खराब होगी, लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, मीन्स हम अपने एंगल से कह रहे हैं कस्टमर की जो हमारे बारे में परसेप्शन है वो खराब होगी। नहीं एक सेकंड, क्लियर? जी जी आपको जिसके अंदर आप स्टॉक उठा लेते हो, आप उसको पैसे नहीं देते, जब आपको बिक जाएगा तब। हाँ जी, वो तो ये शायद ये जो अगर हम ये अपनी सारी डबल रोटी वाली एग्जांपल को ज़हन में रखें, तो ये जो दिन शॉप्स पे आके डबल रोटी खरीदने सुबह जाते हैं, इन्होंने मेरे ख्याल इसी कंडीशन पे रखी होगी, सेल और रिटर्न बेसिस है, तो सेल और रिटर्न बेसिस में फिर बचेंगे, वो होल्डिंग कॉस्ट फिर हमारी नहीं, लॉस ऑफ कस्टमर ये वाली चीजें। हाँ जी, वो मैन्युफैक्चर की रेलिवेंट कॉस्ट है। इस तरह अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने अपने नए मोबाइल मॉडल को बिकवाना है और रिटेलर्स रिलेक्टेंट है कि वो रखें खरीद के, तो वो रखवा सकते हैं इस कंडीशन पे कि ठीक है नहीं बिका वापस कर देंगे, उस केस में फिर डेफिनेटली वो रिस्क आपके नहीं। लेकिन अगर कोई एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं तो वो शायद इस कंडीशन पे नहीं बेचेंगे, पहले सोच के लें। जी सर, रीऑर्डरिंग कॉस्ट की बात हो रही थी, नंबर 1 क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। नंबर 2 फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन है, ये भी डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, आपने चीजें खरीद ली हैं, क्या उसी स्पेसिफिकेशन की चीजें आई हैं जो हमने मांगी थी, क्या उतनी क्वांटिटी आई है, उसी क्वालिटी की आई है, तो ये क्वालिटी इंस्पेक्शन आफ्टर परचेज समझ आएंगे। Yes, sir. ये किसी से क्वालिटी इंस्पेक्शन
जो चीजें जो चीज हम खरीद रहे हैं हमारे पास वही आई हैं, सही आई हैं, उतनी आई हैं, खराब तो नहीं आई हैं, ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। एंड फिर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द परचेज गुड्स, ये फिर कैरिज इनवर्ड्स है शायद। नहीं, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द परचेज आइटम्स। इस वक्त सारा फोकस जो है ना ये हमारा चीजें खरीदने पे है। बेचने वाली बात शायद जब जरूरत पड़ेगी करेंगे, हम चीजें खरीद रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ परचेज आइटम्स क्या है ये? तो दूसरी की तरफ नहीं, ऑफ परचेज आइटम्स, यस सर, ऑफ परचेज आइटम। अगर इधर से इधर आ रही है, इनवर्ड या आउटवर्ड्स? कैरिज इनवर्ड्स टाइप चीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन परचेज से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड? इस अगर परचेज से रिलेटेड बात होगी, मतलब अब नई चीजें मंगवाएंगे तो उनकी कैरिज कॉस्ट आएगी ना पर। फॉर एग्जांपल कराची में सप्लायर है, पाकिस्तान से बाहर सप्लायर, और चीजें भी आएंगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्या ये भी परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? यस एक नजर रिवाइज करना यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। कोटेशन चार्जेस, कोटेशन मंगवानी है, फिर परचेज ऑर्डर्स, कोटेशन, परचेज ऑर्डर्स, कोटेशन फाइनलाइजेशन, एग्रीमेंट्स, परचेज एग्रीमेंट्स। ये लिख लें जी डॉक्यूमेंटेशन, परचेज ऑर्डर्स, परचेज एग्रीमेंट्स। जब आप किसी सप्लायर से चीजें खरीदेंगे तो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, और ठीक है सर। देन सर जी जरा थोड़ा सा एक ग्राफ से जरा एक चीज समझानी है आपको। पेज नंबर कौन सा आपका जी? 272 सर। नहीं, आप इसी पेज पर रहिएगा, पेज नंबर 271 पे रहना। जो मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ ये बस आपने समझने की कोशिश करनी है। लास्ट में लिखी हुई एग्जांपल, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। एनुअल रिक्वायरमेंट है जी रॉ मटेरियल की। फॉर एग्जांपल कितना रॉ मटेरियल हमें एक साल में फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड है? 12,000 केजी। 12,000 केजी से हम रख के एक स्टोर रूम बनाए जाएंगे। नंबर 1 बस, ठीक है, स्टोर रूम बना के रखते हैं। एक तरीका खरीदने का 12,000 केजी आपको पूरे साल में रिक्वायर्ड है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप 12,000 केजीज इकट्ठा मंगवा लें। साल में कितने ऑर्डर दें? बस एक ही दफा ऑर्डर दें और कितनी क्वांटिटी इकट्ठी मंगवा लें? 12,000। अनदर पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल आपने ये प्लान किया है कि मैं साल में 12,000 रिक्वायर्ड है, हर महीने 1,000 केजी मंगवाऊंगा, तो फिर कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अनदर वे कैन बी कि हम साल में 2 ऑर्डर दे के चीजें मंगवा लेंगे सेमी एनुअली। अनदर वे कैन बी क्वार्टरली। पहला सिनेरियो कि लेट्स अज्यूम हमने ये प्लान किया है कि हम बस एक ही दफा पीरियड के स्टार्ट में 12,000 केजी इकट्ठा मंगवा लेंगे। अब जरा स्टोर रूम ज़हन में लाएं, क्या फिर इसका मतलब हमारे स्टोर रूम में
एट अ टाइम 12,000 kg रखने की गुंजाइश होनी चाहिए। Yes, sir. अगर आप 1,000 kg करके मंगवाएंगे छोटा store तो फिर हमें बड़े स्टोर रूम की जरूरत नहीं है। छोटा store. रिक्वायरमेंट 12,000 है। अगर हम प्लान ये करेंगे कि ऑर्डर साइज छोटा कर दें, ऑर्डर साइज स्मॉल कर दें, ऑर्डर साइज का मतलब जो हम white ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी अगर 12,000 होगी तो विजुलाइज करें कोई ट्रक्स आ रहे हैं Yes, sir. बड़ा. जिनमें एट अ टाइम 12,000 kg इकट्ठे पहुंचेंगे, तो उन्हें वक्ती तौर पे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, फिर पूरा साल इंशाल्लाह उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे। तो स्टोर रूम में गुंजाइश कितने केजीज की होनी चाहिए? 12,000. लेकिन अगर आप 1,000 kg का ऑर्डर दे रहे हैं तो छोटा तो फिर छोटे स्टोर रूम से भी गुजारा होता है। फिर ट्रक आ रहा होगा एट अ टाइम जिसमें 1000 kg होंगे, लेकिन हमें तो 12,000 kg चाहिए, छोटी फिर हमें साल में दोबारा 12 दफा शायद ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हजम था। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट सिनेरियो, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? ये 2-3 लफ्ज जरा बार बार रिपीट होने, ये काइंडली अब जरा बोलना शुरू कर देंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है 12,000 kg of raw. और हमने प्लान क्या किया है कि ऑर्डर साइज हम रखेंगे 12,000 kg, ऑर्डर साइज 12,000 kg, देयरफॉर एक ही ऑर्डर से गुजारा हो जाएगा, देयरफॉर ओनली वन ऑर्डर। एक ही दफा हम सप्लायर को ऑर्डर करेंगे, 12,000 kg एट अ टाइम मंगवा लेंगे, तो 12,000 kg ऑर्डर साइज होता है। क्या चीज किसके इक्वल है? ऑर्डर नहीं, ये जरा ये वाला लफ्ज बोलना, ऑर्डर साइज एनुअल रिक्वायरमेंट के बराबर। Yes, sir. क्या ये जरूरी है? No, sir. क्या ऑर्डर साइज डिफरेंट भी हो सकता है एनुअल Yes, रिक्वायरमेंट? sir. लेकिन मैंने कि पहला सिनेरियो क्या क्रिएट किया? Order size equal to annual requirement. अब जरा एक ग्राफ की शक्ल, जरा ग्राफ की फॉर्म में मैंने आपके साथ सामने एक बात करनी है, लेकिन ये ग्राफ बहरहाल उस तरह से नहीं है कि जिस तरह वो हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मैंने एक बात सिंपल करनी है। एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम जरा टाइम और वाई एक्सिस पे जरा क्वांटिटी के एंगल से बात कर रहे हैं। टाइम हमारी इस डिस्कशन में 12 महीने, 0 से 12 मंथ्स, और क्वांटिटी हमारी इस डिस्कशन में 12,000 kg से ज्यादा। ठीक है सर? एक ऑर्डर 12,000 kg का स्टोर रूम में ऑर्डर ऑफलोड हो गया, कितने केजी अब स्टोर रूम में नजर आ रहे हैं आपको? 12,000. किस वक्त नजर आ रहे हैं? पीरियड के स्टार्ट पे हमने बना लिए, और इस लेट्स अज्यूम फर्स्ट स्टोरी है, तो हमारे स्टोर रूम में अचानक कितने हजार केजी हो जाएंगे? 12,000 केजी। देन फिर इसको हम इस्तेमाल करते रहेंगे। पहली अभी मेरी डिस्कशन ये है कि लेट्स अज्यूम ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ये इवनली है। इवनली मींस इक्वली है। इक्वली मींस अगर 12,000 पूरे साल में है तो हर महीने 1,000 केजीज की रिक्वायरमेंट। क्या ये हैपहैज़र्ड भी हो सकती है? यकीनन हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वी लव वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। तो स्टोर रूम में कितने केजीज हो गए? 12,000. और इवनली अगर इस्तेमाल होंगे केजीज तो 12 महीने बाद ये जीरो हो जाए। कहां से कहां है? 12,000 केजी इस्तेमाल होते 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 जीरो पे आ गए। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर 12,000 केजी का ऑर्डर दे देंगे, फिर ये गेम इसी तरह चल पड़ेगी। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आपने मुझे ये बताना, मेरे वर्ड जरा गौर से सुनो, आपने मुझे ये बताना है कि मेरे स्टोर रूम में पूरा साल ऑन एवरेज कितने केजीज रहे? पूरा साल 1000. मेरी स्टोरी में साल के शुरू में कितने केजीज थे? 12,000. साल के एंड में? 0. जनवरी के एंड, जनवरी टू दिसंबर आ जाता है। 11,000. जनवरी के एंड में अगर इक्वली एक मटेरियल यूज हो रहा है तो जनवरी के एंड में कितने केजीज होंगे? 11,000, 10,000, 9,000, 6,000 किस दिन होंगे? 30 जून को।
मिड ऑफ द ईयर। फिर जुलाई के एंड में कितने रह जाएंगे? 5000, 4000, चलते चलाते चलाते नवंबर पे रुके, एक सेकंड, नवंबर एंड पे 1000, 11,000 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली 30th जून को 6 महीने बाद कितने केजीज पड़े होंगे? अगर इवनली यूज हो रहे हैं तो 6000 होंगे, नहीं? तो मैं ये इस तरह से कह सकता हूँ, साल के पहले 6 महीने, साल के पहले 6 महीने स्टॉक 6000 केजी से ज्यादा पड़ा होगा। सर जी पड़ा होगा सर। साल के कौन से पहले 6 महीने? जनवरी से जून तक, एग्जैक्टली जून से एक लम्हा पहले तक, 30 जून तक हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा वो 6000 केजी से ज्यादा पड़ा होगा। पहले 6 महीने 6000 केजी ज्यादा पड़ा होगा और सेकंड 6 मंथ्स में 6000 केजी से कम पड़ा होगा। कितना थाउजेंड? मेरा क्वेश्चन दोबारा सुने। ऑन एवरेज पूरा साल कितना स्टॉक पड़ा रहा? ऑन एवरेज, ऑन एवरेज से मुराद ना मैं साल के शुरू की बात कर रहा हूँ ना मैं एंड की बात कर रहा हूँ, मैं किस वक्त की बात कर रहा हूँ? मैं ऑन एवरेज पूरे साल की बात कर रहा हूँ। अपना ओपिनियन दे दे, मैं एंड में बताता हूँ। आपका क्या ख्याल है, कितना स्टॉक पड़ा रहा? पड़ा ही नहीं रहा, क्वेश्चन साइलेंट हो गया। सेकंड सिनेरियो देखो, एनुअल रिक्वायरमेंट सेम, प्लान ये बना कि हम 2 ऑर्डर्स देके, ये 2 ऑर्डर्स देके 12000 केजी मंगवाएंगे। कितने ऑर्डर्स देंगे सर? ऑर्डर साइज बताएं कितना होगा? ऑर्डर साइज किसको कहते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी। जब हम ऑर्डर करके चीजें जितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं ऑर्डर साइज है। तो हमारा ऑर्डर साइज अब कितना होगा? 6000 केजी। क्या हमें एक ही दफा मंगवाना होगा या 2 दफा मंगवाना पड़ेगा? इस रिवाइज सिचुएशन में कितने केजी से गेम शुरू होगी? 12000 आएंगे यार, 12000 के चाहिए, लेकिन अब हम 12000 केजीज को कितने कितने केजीज में मंगवा रहे हैं? तो एट अ टाइम कितने केजीज आएंगे? 6000 केजीज। 12 मंथ्स। लेकिन ये 6000 केजीज अब खत्म कब हो जाएंगे? इवनली, इक्वली। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? 12000। पर मंथ रिक्वायरमेंट 1000। ये खत्म किस दिन हो जाएंगे? 30 जून। फिर अगले 6 महीने क्या करेंगे? फिर दोबारा एक दूसरा ऑर्डर देंगे इंशाल्लाह। फिर कितना आएगा? अचानक आएगा, अचानक आएगा। इस्तेमाल आराम आराम से होगा, इवनली होगा। ठीक है, अब इस तरह के दो पहाड़ सॉर्ट ऑफ बन जाएंगे, छोटे छोटे से, सॉरी माउंटेन्स। पहले 6 महीने कितना स्टॉक रहा? पहले 6 महीने पूरा 6 महीने 6000। शुरू 1 जनवरी को स्टॉक कितना रहा? बात बिल्कुल सिंपल सी है, जरा खुद से इसलिए कर रहे हैं। 1 जनवरी को कितना स्टॉक था? 30 जून को 30 जून को 0। फिर 1 जुलाई को, 31 दिसंबर को, दोबारा 1 जनवरी को 6000। जनवरी एंड हो गया 5000। फरवरी एंड हुआ 3000। किस दिन होगा? किस दिन 3 महीने बाद। नेक्स्ट है जुलाई से आगे चले। जुलाई 1 जुलाई को कितना स्टॉक? 6000। सितंबर एंड पे जाके 9 मंथ्स के बाद फिर 3000 स्टॉक रह जाएगा। इन अदर वर्ड्स, साल के पहले 6 महीनों में, साल के पहले 6 महीनों में 3 मंथ्स का अगर हम एक कट ऑफ लगा लें, साल के पहले 6 महीने और 3 मंथ्स का अगर कट ऑफ लगा लें, तो स्टॉक 6000 से 3000 से मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा इस केस? तो साल के पहले 3 महीने, साल के अगर 2 हिस्से कर लिए जाए, किस तरह से? 6 मंथ्स के 2 हिस्से करना। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में जो 3 मंथ्स आएंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स के जो 3 मंथ्स आएगा, मिड आएगा, उस मिड से पहले
ट्राई करेंगे? Yes, sir. कितने स्टॉक पड़ा होगा? 3000 से ज्यादा। और सेकेंड हाफ में 3000 से और इसी तरह सेकेंड 6 मंथ्स में, फर्स्ट हाफ में 3000 से और लास्ट में। 3000 से तो ऑन एवरेज पूरा साल कितना स्टॉक पड़ा रहेगा? थर्ड सिनेरियो। मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया वैसे, लेकिन ये वैसे मेरा ग्राफ क्लियर सर? थर्ड एक बनवा दो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 3 ऑर्डर सर। 3 ऑर्डर्स का ऑर्डर साइज क्या होगा? तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल एनुअल रिक्वायरमेंट अगर 12000 है तो ऑर्डर साइज कितना हो जाएगा? 4000। कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे? लेकिन ये 4000 केजी जो है ये सफिशिएंट कितने अरसे के लिए होंगे? 3 माह 4 हर महीने की रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 4000 केजी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलेंगे। आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चलेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलेंगे। फिर दोबारा 3 ऑर्डर देने पड़ेंगे साथ। लेकिन अब स्टोर रूम में बस कितनी जगह काफी है? मैक्सिमम 4000 केजीज अगर रखने की जगह हो तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम 4000 केजीज की क्वांटिटी है। अप्रोक्सीमेटली 4000 केजीज खत्म हो जाएंगे 4 मंथ के बाद। फिर आप क्या कर रहे होंगे? एक दोबारा 4000 केजीज का ऑर्डर दे रहे होंगे। फिर ये खत्म हो जाएंगे 8 मंथ्स के बाद। फिर उसके बाद इसका मतलब ये बन रहा है, कि अगर हम ऑर्डर साइज कम करेंगे, ऑर्डर साइज कैसे? केजीज को क्वांटिटी को, तो ऑर्डर साइज कम करेंगे तो स्टोर रूम तो कम कैपेसिटी वाला भी चलेगा, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑर्डर ज्यादा होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बार बार ऑर्डर देने से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बल्क परचेज करेंगे ज्यादा तो स्टोर रूम बड़ा चाहिए होगा। होल्डिंग कॉस्ट नहीं, वो आती है, सारी बातें आ रही है इंशाल्लाह, वो भी आ रहा है। लेकिन समटाइम्स हो सकता है कि परचेज कॉस्ट में बल्क डिस्काउंट का फैक्टर इतना बड़ा हो कि होल्डिंग कॉस्ट उससे कंपेयर करके पता चले कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आ रही है सारी बात। यहाँ जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ क्या है कि अगर मैं ऑर्डर साइज कम कर रहा हूँ तो स्टोर रूम कम कैपेसिटी का भी ठीक है, लेकिन फिर ऑर्डर ज्यादा करने पड़े। एक सेकंड जरा, ये बात जो इस वक्त मैं कर रहा था वो ये है कि अब इस केस में मैक्सिमम स्टॉक क्या है? 4000। मिनिमम क्या है? तकरीबन 0। लेकिन मेरा सवाल वही है, ऑन एवरेज कितना स्टॉक पड़ा रहा? अभी मैं जो ऑन एवरेज बोल रहा था, जरा फर्स्ट एग्जांपल से दोबारा शुरू करता हूँ। ये मेरी एग्जांपल्स की डायग्राम्स क्लियर है? पहले ये बता दो। ये जो मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, अगर साल में 12 ऑर्डर होते तो ग्राफ जरा जहन में बनाएगा। साल में 12 ऑर्डर होते तो हमारा क्वांटिटी कहाँ से हमारी क्वांटिटी स्टार्ट होती? 1000 से। 1000 खत्म होता, 1000 खत्म होता, कितने ऑर्डर हो जाते? 12 हो जाते। लेकिन क्वांटिटी 1000 आनी थी एट ए टाइम, और देयरफॉर स्टोर रूम एक ऐसा जिसमें 1000 केजीज रखने की जगह वही सफिशिएंट हमारे लिए हो जाना था। ठीक है जी? नहीं, एक मिनट, ये फर्स्ट सिनेरियो सर। क्वेश्चन असल में मेरा ये था, मैं बोल रहा था कि सिनेरियो 1 में वी हैव मेंटेन्ड अ स्टॉक ऑफ डैश केजीज ऑन एवरेज। मतलब एक डैश एक्सप्लेन करना था। जो मेरे वर्ड्स है ना वो ऑन एवरेज। एक मैक्सिमम क्या है? सिनेरियो 1 मैक्सिमम 12000 है, मिनिमम क्या है? 0। तो ऑन एवरेज का एक आसान सा फॉर्मूला होता है, तो जो रेशियोज वगैरह में हम बचपन में पढ़ते थे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय। लेकिन उसको एज इट इज रट्टा लगाने की बजाय थोड़ा सा दोबारा सोच लेते हैं जरा। देखिए, साल के पहले जो 6 महीने, सिनेरियो 1 में आ गए, साल के जब पहले 6 महीने उसमें स्टॉक 6000 केजी से ज्यादा पड़ा होगा। अच्छी तरह दोबारा सोच लो, स्टार्ट हुआ कहां से ये स्टॉक? 12000 से। 12000 से स्टॉक शुरू हुआ।
अगर इसे इक्वली यूज होना है तो फिर ये 11,000 रुपये आएगा। बोलना शुरू करते हैं रिवर्स हो रहा है। 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 रुपये 6,000 हो जाएगा तकरीबन मिड ऑफ द पीरियड, और उसके बाद फिर स्टॉक कम होता रहेगा। तो ना हमने 12,000 केजी पूरा साल मेंटेन रखा है, जरा स्टोर रूम जरा ज़हन में रखो, स्टोर रूम में सारा साल 12,000 नहीं रहा, और ना ही जीरो रहा है सारा साल, स्टोर रूम में कुछ ना कुछ हर वक्त रहा है। इन अदर वर्ड्स मैं बात ही कर रहा हूँ कि हमें कितने रॉ मटेरियल की सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। नहीं मतलब इस साल हमें पूरे 12,000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12,000 हर वक्त नहीं पड़ा रहना। हमें पूरे साल में ऑन एवरेज कितने स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। सही बात यह है कि साल के पहले 6 महीने हमें 6,000 से ज्यादा केजीज की होल्डिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और नंबर 2 साल के दूसरे 6 महीनों में हमें 6,000 से कम करना। ऑन एवरेज सॉर्ट ऑफ अगर बात की जाए तो शायद हाफ स्टॉक, ऑर्डर साइज का हाफ स्टॉक मींस 6,000 केजीज ऑन एवरेज मेंटेन हो रहा होगा। कैसे? एक तो है 12,000 किस दिन है डेट, और जीरो कब है एंड में, तो उसका एक सिंपल फार्मूला बनाया जा सकता है 12,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। लेकिन एक और एंगल से भी देखें जरा दोबारा, उधर से जनवरी के एंड पे खड़े हो, कोशिश करें जरा एक मिनट, जनवरी के एंड पे कितना स्टॉक होगा, इधर से एक महीना पीछे है नवंबर के एंड पे 1,000, तो उधर 11,000, इधर 1,000। अगर एक महीना उधर से इधर आ जाए, किधर से किधर, जनवरी के एंड पे और नवंबर के एंड पे 11,000 और 1,000, तो यहाँ से भी ऑन एवरेज 6,000। ऑन एवरेज का फॉर्मूला क्या है? 11,000 जमा 1,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो सही बात यह है कि हमने पहले 6 महीने 6,000 केजी से ज्यादा पे होल्डिंग कॉस्ट इंकर करनी है, और सेकंड 6 मंथ्स में हमें 6,000 से कम करना है। लेकिन ऑन एवरेज क्या बोलेंगे, पूरे साल में हम थ्रू आउट द ईयर अप्रोक्सीमेटली 6,000 केजीज पे होल्डिंग कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ 12,000 लिखूं, 0 लिखूं, क्या लिखूं? 6,000 से बना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मेरा ख्याल सही है तरीका, लेकिन बात अदरवाइज लॉजिकली समझ आती क्या कर रहा हूँ मैं? किसी एक दिन की बात कर रहा हूँ या मैं पूरे साल को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ? तो वी हैव मेंटेन्ड अ स्टॉक ऑफ 6,000 केजीज ऑन एवरेज थ्रू आउट द ईयर। ये जरा रजिस्टर खोले, मेरे ख्याल है 1-2 साइड बना अपने हाथ से। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कुछ समझ आई बेटा बात? सिनेरियो 1 में फाइनली क्या कह रहा हूँ, on average we have maintained a stock of 6,000 kgs throughout the year. Throughout the year. तो बना रहे 2-3 डायग्राम। नहीं उसमें होता है असल में ये कि पहले आप सबसे पहले ऑडिट शायद ना पढ़ रहे हम लोग। सबसे पहले ये होता है कि स्टोर रूम का इंचार्ज ये बताता है कि स्टॉक लेवल कितना रह गया परचेज डिपार्टमेंट वालों को। तो फिर अगर वो सर्टेन लेवल से नीचे चला गया तो परचेज डिपार्टमेंट वाले फिर सप्लायर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनसे फिर मांगते हैं आप कितने पे चीजें बेचेंगे, कौन कौन से किस स्पेसिफिकेशन में, उसमें से फिर कुछ सिलेक्शन होती है। फिर उन्हें परचेज ऑर्डर देंगे यानी चीजें भेजने में, उनके साथ परचेज एग्रीमेंट होगा, ठीक है। उसकी बेसिस पे चीजें हमारे पास आएंगी, फिर उसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे, फिर वो स्टोर रूम में जाएंगे। तो इस तरह से एक प्रोसीजर होगा। जी 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 नहीं वो तो फिर आप उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन हुई हमारी ऑर्डर तो हम उसी को करेंगे। हम बहुत से लोगों से अगर प्राइसेस मांग रहे हैं कि आप बताएं कितने पे देंगे कितने पे देंगे, तो उसमें से क्वालिटी और प्राइस दोनों का फैक्टर देख के, पुराना अगर कोई रिलायबल है, वो सारे फैक्टर्स को देख के फाइनली शॉर्ट लिस्टिंग सॉर्ट ऑफ करेंगे क्या भी सप्लायर से मंगवाना, ठीक, या मल्टीपल अगर है फॉर एग्जांपल थोड़ी सी क्वांटिटी उससे मंगवानी है उससे मंगवानी है, कौन नजदीक है, किससे महंगा पड़ रहा है, दूर से आ रहा है, कौन अच्छी चीजें देता है, ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं। तो इसके लिए फिर परचेज डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओपनिंग 12,000, क्लोजिंग 0, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
अगर यहाँ पे हम 6000 की प्लेस मतलब सेट करने के 6000 लेकिन सर हमने चलो। तो स्टार्टिंग में और भाईजान हमने 6000 नहीं रखना, क्या हो गया, हमने 12000 से शुरू करके जीरो होना है, लेकिन ऑन एवरेज हमें पूरे साल में 6000 यूनिट्स पे होल्डिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। साल के पहले 6 महीने 12000 से ज्यादा पे इंकर हो रही होगी, बाद में कम पे इंकर हो रही होगी, तो 6000 से कम पे इंकर हो रही है बाद में 6 मंथ्स के बाद। फर्स्ट 6 मंथ्स 6000 से ज्यादा केजीज पे, और सेकंड 6 मंथ्स 6000 से कम केजीज पे, तो वो ज्यादा और कम केजीज पे मिला के ऑन एवरेज 6000 केजीज पे हमें कॉस्टिंग करनी जी। दूसरे महीने में इधर क्लोजिंग 11000 होंगे और उधर से भी फिर एक महीने आगे हैं, उधर 11 1 होगा, तो 12 फिर हो जाएगा, 11 जमा 1 डिवाइड बाय 2। लेकिन एवरेज तो हर महीने तो नहीं ना लेंगे, बस एक ही दफा लेंगे सर। 11 महीने बाद अगर 12000 केजी स्टॉक है तो 11 महीने बाद कितना बच जाएगा, 13 महीने, तो 1000 नवंबर के एंड पे। तो इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो उधर से उधर है। ये ठीक है जी, नोट कर लिया पहला। दूसरा वाला वैसे तो पहले बता दें क्या समझ आई अभी तक क्या बात। अगर 2 ऑर्डर्स होंगे तो जरा सही बोलना है, ये भी मसला जरा अब एक दफा दोबारा बोलने फिर फाइनल कर लेते हैं जी सर। अब 6000 केजी एट अ टाइम आएंगे, लेकिन अब हम पूरे साल को इकट्ठा देखने की बजाय पहले 6 महीने अलग कर लेते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स के स्टार्ट पे कितना स्टॉक था, 6 मंथ्स के एंड पे तो व्हाट विल बी द एवरेज स्टॉक ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, 3000। कंसिडरेट करना जरा, व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, 3000। अब अगली बात सुना जरा, व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ सेकंड 6 मंथ्स, 3000। अब लास्ट सवाल पहले सुनना, इसमें गलती करनी है आपने। व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ द ईयर, नहीं मतलब अब ईयर में आ गया। व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, 3000। What is the average stock of second 6 months, 3000। What is the average stock of the year, 6000। ये हुई ना बात। What is the average stock of first 6 months, 3000। और सर जी what is the average stock of 6 months, second 6 months। What is the average stock of the year, 6000। आगे 6 महीने, पहले 6 महीने का भी 3000, दूसरे 6 महीने का भी 3000 ऑन एवरेज, और मिला के हो गया पूरे साल का 6000। ये हुई ना बात। पहले 6 महीने कितना स्टॉक पड़ा रहा ऑन एवरेज, 3000। दूसरे 6 महीने 3000। तो देखो पूरा साल कितना पड़ा रहा, 6000। हाँ एक और जादू करना। व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स। 2000। यहाँ तो 4000 लिखा हुआ है, आप एवरेज बता रहे हैं। What is the average stock of second 4 months, 2000। What is the average stock of third 4 months, 6000। फाइनल आ गया पूरे साल का 6000। सर जी दोबारा दोहराएं सेकंड पे। अगर पहले 6 महीने का एवरेज स्टॉक 3000 है और दूसरे 6 महीने का भी एवरेज स्टॉक 3000 है, तो पूरे साल, अब पूरा साल कहां से बीच में आ गया, 6 महीने और 6 महीने इकट्ठे करके बोल रहा हूँ, तो पूरे साल का एवरेज स्टॉक कितना है, 6000। What is the average stock of first 6 months? अब फाइनल बोल दे रहा 3000। सेकंड 6 मंथ्स, अब क्या पूछ रहा है मैंने, तो फर्स्ट 6 मंथ्स और सेकंड 6 मंथ्स अलग-अलग बात हुई है। अब अगर इकट्ठा करके इन्हें देखा जाए तो क्या पहले 6 महीने भी और दूसरे 6 महीने भी ऑन एवरेज स्टॉक 3000 ही पड़ा रहा है, तो इट मींस पूरा साल कितना पड़ा रहा है, 3000 ही पड़ा रहा है। 6000 हो गए ना यार, 3000 जमा 3000। अब हुआ क्या, साल के दो हिस्से हो गए। सिमिलरली थर्ड सिनेरियो, एक मिनट थर्ड सिनेरियो, व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स, 2000। अगला आप बोले एवरेज स्टॉक ऑफ नेक्स्ट 4 मंथ्स, अब थ्रू आउट द ईयर। और यार 2000 जमा 2000 जमा 2000। सेंटेंस में लिखवा दो, फिर मुझे समझ आ जाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। नंबर 2 का सेंटेंस लिखवा दो पूरा जरा वहां से पढ़ के। नहीं वी हैव मेंटेन्ड अ स्टॉक ऑफ 3000। लिखे पूरा करें सर।
और लास्ट सिनेरियो, we have maintained a stock of we have maintained a stock of 2000 kgs throughout the 2000 या 4000. पहला सिनेरियो 6000, दूसरा सिनेरियो 3000 एंड 2000. अगर ऑर्डर साइज हो जाए 1000 kg, तो यहां से फार्मूला सॉर्ट ऑफ क्या सेट हो रहा है कि आपका जो ऑर्डर साइज होगा, लिख ले पहले कंप्लीट करो. आपका जो ऑर्डर साइज होगा, ऑर्डर साइज सिनेरियो 1 देखें, व्हाट इज द ऑर्डर साइज. वहां 12000 ऑर्डर साइज भी है एनुअल रिक्वायरमेंट के साथ, तो एवरेज स्टॉक उसका हाफ है. सेकंड देखें, व्हाट इज द ऑर्डर साइज, तो एवरेज स्टॉक उसका हाफ है. व्हाट इज द थर्ड ऑर्डर साइज. तो अगर इवनली यूज होना स्टॉक में, तो एवरेज स्टॉक मींस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 सॉर्ट ऑफ एक फॉर्मूला बन जाएगा, भी लिखने की जरूरत नहीं है, भी लिख लेंगे. ऑर्डर साइज जितना भी होगा उसका हाफ आप क्या कर रहे होंगे, ऑन एवरेज स्टॉक मेंटेन रख रहे होंगे थ्रू आउट द ईयर. होल्डिंग कॉस्ट किस पे आ रही होगी, ऑर्डर स्टॉक ऑर्डर साइज पे या एवरेज स्टॉक पे. एवरेज स्टॉक बोला पूरे साल की, और होल्डिंग कॉस्ट उस एवरेज स्टॉक पे इंकर हो रही है. ठीक है, अगर नोट कर लिए तो बता दो. ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा लिखिए. पेज नंबर 272 पे आ रहा है, थोड़ी सी बात जरा सही हजम कर लेना. यहाँ ये 3 ग्राफ्स बने नजर आ रहे हैं आपको, उसके नीचे आता है एक कंक्लूजन. सिर्फ कंसंट्रेशन यार, अब ये चीजें डेफिनेटली जहां पे अल्लाह का शुक्र हम आ गए, इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए. थर्ड ग्राफ के नीचे कंक्लूजन, लेसर ऑर्डर्स का मतलब कम ऑर्डर्स मींस लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऐसे कम ऑर्डर्स देंगे तो क्या कम हो जाएगा, वाइल मोर होल्डिंग कॉस्ट. क्यों नहीं, वाइल मोर होल्डिंग कॉस्ट क्यों. अगर ऑर्डर्स कम देंगे तो क्या स्टॉक की क्वांटिटी इकट्ठी ज्यादा आएगी. पहला ऑर्डर देखो, एक ऑर्डर है तो कितना ऑर्डर साइज है, 3 ऑर्डर्स हैं तो क्या ऑर्डर्स कम होने से ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ जाती है. Yes, sir. और देयरफॉर होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आ जाती है. Yes. दोबारा पढ़े सेंटेंस, सिर्फ कंसंट्रेशन. कम ऑर्डर्स मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन कम ऑर्डर मींस चीजें इकट्ठी ज्यादा आएंगी, देयरफॉर क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी. वाइस वर्सा बोल के देखते हैं जरा. Yes, sir. ज्यादा ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाएगी, कम चीजें थोड़ी थोड़ी करके आएंगी. लेट्स से 12000 केजी से हम डेली मंगवाएं, कैलकुलेटर मंगवाएं, ठीक है. 12000 केजी डिवाइड बाय 365 डेली का प्लान है. Yes, sir. 10 की. तकरीबन 10 केजी, तकरीबन 10 केजी का स्टोर रूम भी काफी है, जेब में भी रख लेंगे, नहीं इधर उधर. देखिए मेरे हाथ. लेकिन हर रोज ऑर्डर, हर वक्त टेंशन, और मंगवाना फिर मंगवाना, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती रहेगी. ज्यादा ऑर्डर्स कम ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा, Yes. ज्यादा ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कम कम हो. ठीक है,
तो हमारा एक डायलेमा सा है सॉर्ट ऑफ, यहाँ एक डायलेमा फेस कर रहे हैं। ऑर्डर्स बढ़ाते हैं, कंसंट्रेट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर से क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, तो इधर से ऑर्डर्स कम करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा लेते हैं, लेकिन उधर से ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो इधर से कम कर रहे हैं, उधर से बढ़ रही है। आगे चलें, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप देयरफॉर, यहाँ से इनवर्स रिलेशनशिप निकला, किसका, किसके साथ, क्या मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो होल्डिंग कॉस्ट कम क्यों हो जाएगी, तो बोल ले तसल्ली से बोल, ज्यादा ऑर्डर्स तो ऑर्डर साइज छोटा, कम स्टॉक कम मेंटेन करना पड़ेगा, कम ऑर्डर्स ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, ऑर्डर्स कम ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, लेकिन उधर से ऑर्डर साइज ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ने से ज्यादा स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इनवर्स है या डायरेक्ट है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा? एक दफा फाइनल दोबारा पढ़ के देख लें नीचे, लेसर ऑर्डर्स, लेस ऑर्डर्स, मोर परचेज इन बल्क, मोर स्टॉक, मोर ऑर्डर्स, लेस परचेज, इकट्ठा, बल्क मीन सिंपली इकट्ठा, लेस ऑर्डर, लेस स्टॉक, लेस होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है सर यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े जरा इस आगे, एवरेज इन्वेंट्री, ये जो आपने ग्राफ बना लिए, ये ऊपर बने हुए, इनको गौर से देख लो। अब बात किसकी हो रही है, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री फॉल्स, डिक्रीज एज द ऑर्डर साइज। अब ऑर्डर साइज वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसकी ब्रैकेट अंडरलाइन कर लें, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन एन ऑर्डर, अंग्रेजी में मेरा ख्याल फिर भी सही नहीं रहना, अपने लिए कोई ना कोई ट्रांसलेशन कर लें, ऑर्डर साइज से मुराद, एक लफ्ज और भी लिख लें, ऑर्डर क्वांटिटी, शायद ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बात बन जाती है, मीन्स से जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर साइज, कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, ऑर्डर कॉल करके किसी सप्लायर को कि जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर दे रहे हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ऑर्डर साइज। तो ब्रैकेट के बगैर दोबारा सेंटेंस शुरू करें, द एवरेज इन्वेंट्री फॉल्स एज द ऑर्डर साइज फॉल्स, ऊपर देखे पहले, जब 3 ऑर्डर हुए तो एवरेज इन्वेंट्री कम होगी, ऑर्डर साइज फॉल, 4000 केजी जब मंगवाया आपने तो व्हाट इज एवरेज 2000, और जब 12000 मंगवाए तो 6000, क्या फॉल होने से क्या फॉल होगी, the average inventory falls as the order size falls, thus reducing holding cost। ऐसे 4000 केजीज अगर ऑर्डर साइज है तो 2000 केजीज की होल्डिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर, 12000 केजी अगर ऑर्डर साइज है तो 6000 केजीज पे होल्डिंग कॉस्ट उठानी पड़ेगी थ्रू आउट द ईयर। सेकंड सेंटेंस, however smaller order size, ये क्या होती है स्मॉलर ऑर्डर साइज, कम क्वांटिटी के ऑर्डर्स, means we have to make more orders, thus increase the reordering cost। करें क्या, इधर जाते हैं तो उधर, इधर जाते हैं तो उधर, किधर जाते हैं तो किधर, अगर ऑर्डर्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, वाइस वर्सा बोले अगर ऑर्डर्स कम करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन तब आप अकाउंटेंट्स ने फिर करना ये है कि एक ऐसा लेवल ढूंढना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट आनी तो है, लेकिन एक ऐसा लेवल ढूंढना है जहां इनका सम, इन खर्चों का सम कम से कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होनी है, होल्डिंग कॉस्ट भी होनी है। अब हमने एक ऐसा लेवल इंशाल्लाह ढूंढ लेना है जिस लेवल पे मिनिमम कॉस्ट आए इंशाल्लाह। तो हमारा मकसद क्या रह गया कि कॉस्ट आए लेकिन कम से कम आए, तो जिस लेवल पे कम से कम कॉस्ट आती है उसे आपकी इस बुक में अब नेक्स्ट हेडिंग दी गई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसकी एक एब्रीविएशन है EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एक और वर्ड भी लिख लें, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज।
तब ये बड़ा एक मैथमेटिकल फार्मूला एस्टेब्लिश हुआ हुआ है, उस फार्मूले की तरफ अभी हम चलेंगे। तो एक फार्मूला शायद इसमें होना क्या है कि इंशाल्लाह हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। तो एक तरह स्टोरी से पढ़ना। इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल which aims to identify the order quantity for any item of inventory that minimizes total annual inventory cost. आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी तक ये दो, अगर एक दो लाइनें जो पढ़ी हमने, एक लाइन बल्कि पढ़ी है, आपको समझ के हम फाइंड आउट क्या करने लगे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे ना ना नहीं नहीं, अभी हम वो नहीं, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? दोबारा जरा पढ़ के ढूंढ के हम ऑर्डर साइज फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो वही है, हमारा खर्चा कम हो जाए। लेकिन क्या ढूंढने लगे हम कितने यूनिट्स का एट अ टाइम ऑर्डर करें, हम ये ढूंढने लगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज। बस पीछे पेज पे देखें, हम 12,000 इकट्ठे मंगवाए, नहीं पिछला पेज मतलब पिछला ही है जो नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है सर, इधर ही पीछे। हम 12,000 इकट्ठे मंगवाए, हम 6,000 इकट्ठे मंगवाए, हम 4 मंगवाए, हम 3 मंगवाए, हम 1 मंगवाए, हम कितने केजीज का ऑर्डर किया करें, ये हम ढूंढने लगे। प्लीज पहले, सबसे पहले ये डेफिनेशन हेडिंग क्लियर होनी चाहिए। हम क्या ढूंढने लगे? ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो ऑर्डर क्वांटिटी ढूंढने लगे जहां खर्चे मिनिमाइज होते हैं। हमें वही ढूंढना है जहां खर्चे मिनिमाइज होते हैं। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें पता चलेगा कि हमने कितना केजीज का या कितने यूनिट्स का एट अ टाइम ऑर्डर करना है। डन है सर? यस सर। देखिए सर, ये जो हम स्टोरी पढ़ने लगे, ये स्टोरी कुछ अजम्पशंस की बेस पे, मतलब ये जो फॉर्मूला एस्टेब्लिश हुआ है ये कुछ अजम्पशंस की बेस पे है। और डेफिनेटली इसमें कुछ अजम्पशंस ऐसी भी हैं जो जरा अनरियलिस्टिक हैं। लेकिन पहले अब हमारा फोकस ये होगा कि हम इन्हीं अजम्पशंस की बेस पे बात पूरी कर लें, फिर डेफिनेटली इन अजम्पशंस को वायलेट करके भी बहस करेंगे। ये बात कुछ क्लियर? ये जो EOQ का एक फॉर्मूला सा है, ये एस्टेब्लिश हुआ है कुछ अजम्पशंस की बेस पे, और वो अजम्पशंस कुछ डेफिनेटली भी हम डिस्कस करते हैं, अनरियलिस्टिक भी हैं। लेकिन पहले हम एज इट इज पढ़ेंगे और बाद में फिर उन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस में अमेंडमेंट्स करके रियलिटी ऑफ लाइफ को कंसीडर करके इंशाल्लाह आंसर्स बनाएंगे। तो पहला फोकस क्या है कि हम जरा इन अजम्पशंस की बेस पे स्टोरी समझ लें। तो आए पहले अजम्पशंस पढ़ें। किसकी अजम्पशंस? EOQ स्टैंड्स फॉर, अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इस फॉर्मूले ने यूज होना है तो हमारी 3 बेसिक अजम्पशंस हैं और उन अजम्पशंस के साथ साथ इम्प्लीकेशंस लिखी हुई। तो आइए पहली पढ़ें। देयर आर नो बल्क परचेज डिस्काउंट। क्या रियलिटी ऑफ लाइफ है इसके बल्क परचेज डिस्काउंट मौजूद है? दुनिया में है, यकीनन है। लेकिन EOQ के इस फॉर्मूले में इनिशियली अजम्पशन क्या है कि बल्क डिस्काउंट नहीं है। बल्क डिस्काउंट का सबको पता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे किसी को, तो उससे क्या मैं आपको 1 यूनिट 10 रुपए का दूंगा, लेकिन क्वांटिटी डिस्काउंट शायद सब नहीं रखी होती है। अगर आप 5000 केजी इकट्ठे लेंगे, 10,000 केजी इकट्ठे लेंगे, तो मेजोरिटी लोगों ने बल्क डिस्काउंट रखी होती है कि ठीक है जी हम 9.5 रुपीज का दे देंगे, 9.25 वगैरह दे देंगे। तो रियलिटी है कि डिस्काउंट मौजूद है, लेकिन अजम्पशन पहली EOQ में क्या है कि बल्क डिस्काउंट नहीं। तो पहले जरा काइंडली इन्हीं की बेस पे, अगर ये अजम्पशन ले ली जाए कि बल्क डिस्काउंट दुनिया से गायब होगी, तो इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? आइए जरा इसके साथ पढ़ेंगे प्लीज, ये साथ ही जो नेक्स्ट इसके लिखा हो इंप्लीकेशन। ऑर्डर साइज किसे कहते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी को कहते हैं। अगर बल्क डिस्काउंट नहीं है तो ऑर्डर साइज डजंट अफेक्ट द टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट। रुक जाइए, वजह हम 100 यूनिट मंगवाए तो सपोज उसने 10 रुपए रेट रखा हुआ है, तो 100 जरा 10 हो जाएगा। 10,000 मंगवाएंगे जरा 10 हो जाएगा। तो ऑर्डर साइज से टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर परचेज प्राइस इस डिसीजन से इग्नोर हो जाएगी, ये इररेलेवेंट हो जाएगी, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग आनी बीच में। अब हम अगर ये डिसीजन लेना चाहते हैं हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करें, तो इस डिसीजन से परचेज प्राइस ने मुतासिर ही नहीं होना। हम कम करें ऑर्डर, ज्यादा करें ऑर्डर, तो परचेज कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाएगी इस डिसीजन में। किस डिसीजन में? नहीं, किस डिसीजन में?
हम ऑर्डर साइज कितना रखें, इस डिसीजन में परचेज कॉस्ट इररिलेवेंट हो जाएगी। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं सर जी, हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, हम कितनी क्वांटिटी में 100 यूनिट्स का ऑर्डर इकट्ठा दिया करूं, 500 का दिया करूं, 700 का दिया करूं, ये डिसीजन लेते हुए अगर परचेज कॉस्ट के साथ बल्क डिस्काउंट है ही नहीं, तो मैं कम यूनिट्स का ऑर्डर दूं, मैं ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दूं, परचेज कॉस्ट सेम ही रहनी है। तो हमारी इस डिसीजन में वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं रहेगी। आप जरा एक पेज पीछे जाएं, जो फर्स्ट पेज था, 4 कॉस्ट की लिस्ट पड़ी थी स्टार्ट में, बोले जरा कौन कौन सी? परचेज कॉस्ट, रीऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट। दोबारा एक सेकंड नेक्स्ट पेज पे जाए। अगर बल्क डिस्काउंट है, सॉरी अगर बल्क डिस्काउंट नहीं है, तो ऑर्डर साइज कितना हो, ये डिसीजन लेते हुए परचेज कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ना है। तो देयरफॉर वो जो 4 आपने अभी देखी हैं, उसमें से पहली कॉस्ट इररिलेवेंट होगी। किस डिसीजन में इररिलेवेंट होगी, बोलना प्लीज। नो डिस्काउंट, नो नहीं, इस डिसीजन में नहीं, ये डिसीजन नहीं हो रहा। हम कितने यूनिट्स का ऑर्डर करें, ये डिसीजन हो रहा है। इस डिसीजन को करते हुए अगर अगर बल्क डिस्काउंट ही नहीं है, तो परचेज कॉस्ट इररिलेवेंट होगी। लेकिन अगर बल्क डिस्काउंट है, तो यकीनन फिर ऑर्डर साइज रेलिवेंट हो जाएगा, ऑर्डर साइज में परचेज कॉस्ट रेलिवेंट हो जाएगी। लेकिन ईओक्यू में अजम्पशन पहली क्या है कि बल्क डिस्काउंट नहीं है। इस अजम्पशन की इंप्लीकेशन क्या है कि अब परचेज कॉस्ट का टोटल सेम रहना है, देयरफॉर उसे डिसीजन में लेने की जरूरत नहीं, उसने चेंज होना नहीं। ये रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होती है, जो हमारे डिसीजन से बदल जाएगी। अब हम कम और यूनिट्स ऑर्डर करें, ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करें, इस टोटल परचेज कॉस्ट में सेम ही रहना है, देयरफॉर इस टोटल परचेज कॉस्ट को कंसीडर करके डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब बात मेरी क्लियर है प्लीज? एक बार फिर पूछ रहा हूँ, फिर बताइएगा काइंडली, मैं डिसीजन ले क्या रहा हूँ, और अगर बल्क डिस्काउंट नहीं है तो टोटल परचेज कॉस्ट सेम ही रहनी है, मैं कम यूनिट्स का ऑर्डर करूं या ज्यादा, इसलिए टोटल परचेज कॉस्ट इज इररिलेवेंट इन मेकिंग दिस डिसीजन। अब डन है? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर? अब डेफिनेटली ये कोई रियलिस्टिक असम्पशन नहीं है, तो मैंने आपसे अभी दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि इंशाल्लाह इस फिर असम्पशंस को वायलेट करके भी डिस्कस करें। नंबर 2 सर, ऑर्डर लीड टाइम, अंडरलाइन करें जी, ऑर्डर लीड टाइम क्या होता है, ब्रैकेट पढ़ें, द टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी फ्रॉम सप्लायर। चीजें खरीद रहे हैं हम, इस वक्त बेचने की बहस नहीं हो रही। आपने किसी सप्लायर को आज कहा कि मुझे 10,000 यूनिट्स भेज दें, आज डेट है 24 जनवरी, सप्लायर कराची में, चीजें बाय ट्रक आनी है, आपने ऑर्डर कर दिया, लेट्स से एक हफ्ता लगता है, तो ये जो हफ्ता है कब से कब तक, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी, ये जो हफ्ता है ये क्या कहलाता है, लीड टाइम। सप्लायर आपका जापान में, तो उसने जापान से लाहौर गुड्स ने आना है, तो लेट्स में 1 महीना लगता है, तो ये महीना क्या कहलाएगा, कब से कब तक का टाइम पीरियड लीड टाइम कहलाता है। ऑर्डर देने के बाद से लेके गुड्स रिसीव होने तक जो टाइम पीरियड लगता है उसे क्या कहते हैं, लीड टाइम। डन है? अब जरा सेंटेंस दोबारा पढ़ना है विदाउट ब्रैकेट। द ऑर्डर लीड टाइम इज कांस्टेंट भी है और नॉन भी है। मतलब फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची, कराची से लाहौर सॉरी 7 दिन लगते हैं, तो हमें पता भी है 7 दिन लगते हैं नॉन, और ये 7 ही लगते हैं, मीन्स कोई अब नॉर्मेलिटी खुदा न खासा रस्ते में नहीं है। लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ आ सकती हैं, लेकिन हमारी अजम्पशन क्या है, नंबर 1 पता भी है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट से मुराद अगर 7 लगते हैं तो 7 ही लगते हैं, 10 लगते हैं तो 10 ही लगते हैं, 15 लगते हैं तो 15 ही लगते हैं, जो लगते हैं वो कांस्टेंट, और अगर ना कांस्टेंट हो तो इंशाल्लाह गेम आ रही है। लेकिन इस अजम्पशन की इंप्लीकेशन क्या बनेगी, राइट साइड पे देखो, किस अजम्पशन की बोलना है, लीड टाइम क्या, कांस्टेंट भी नॉन भी। इंप्लीकेशन पढ़ो, डिलीवरी ऑफ न्यू ऑर्डर is always timed
to coincide with the running out of stock। पहले यहां तक तो हजम करते हैं। देखिए आपने आज ऑर्डर किया, आज 24 तारीख को आपने ऑर्डर किया, हफ्ता लगना है। जिस दिन सॉरी आज के दिन अगर आपके पास 7 दिनों का स्टॉक पड़ा हो, 7 दिनों का स्टॉक समझेंगे, 7 दिनों का स्टॉक पड़ा हो, तो क्या जैसे ही आप आखिरी केजी उठाएंगे बेल बज जाए? किसकी? सप्लायर की, ट्रक वाला की। मैं आ गया हूं। कांस्टेंट भी है, नोन भी है। 7 दिन लगते हैं, 7 ही लगते हैं और एक कांस्टेंट है। मैं पूरे 7 दिनों का मतलब फॉर एग्जांपल 100 केजी रोज इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने अगर आज ऑर्डर किया है तो आज मेरे पास कितने केजीस पड़े होंगे? 700 केजीस। मैं रोज क्या करूंगा? 100 केजी इस्तेमाल करता रहूंगा। जैसे ही आखिरी केजी उठाऊंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहना टाइम, तो हमारे सप्लायर ने की डिलीवरी ने पहुंच जाना है और उसने पहुंच जाना, हम वहां से उठाना शुरू कर देंगे। दोबारा पढ़े सेंटेंस। डिलीवरी ऑफ द न्यू ऑर्डर, अब ट्रांसलेशन करें। डिलीवरी ऑफ द is always time to coincide means match। डिलीवरी किससे मैच कर जाएगी? जैसे ही स्टॉक खत्म हो जाएगा नया आ जाएगा। क्यों? टाइम कांस्टेंट है। किस चीज का टाइम कांस्टेंट है? लीड टाइम कांस्टेंट है। हमें 10 दिन का लगने हैं तो 10 दिन का स्टॉक रख लेंगे हम और ऑर्डर प्लेस कर देंगे। 10वें दिन जब आखिरी यूनिट उठाएंगे तो डिलीवरी हाजिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने होना ही होना। लेकिन क्या ये हो सकता है कि वो हाजिर ना हो? तो फिर इसका मतलब ये assumption वायलेट हो जाएगी। फिर क्या होगा इंशाल्लाह कल से। अच्छा, इन दिनों में आप जो बहसें होनी है इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बड़े बड़े सवालात की तरफ शायद हमने नहीं जाना, तो आपने प्लीज काइंडली डेली बेसिस पे वो भी करना है जो मैंने आपको कहना। आप अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन वो रहने दें, वो रहने दें। मैंने आज गुजारिश की है फैक्ट्री ओवरहेड्स के क्वेश्चंस की तरफ और लेबर के क्वेश्चंस की तरफ, इन चीजों को भी इक्वल वेटेज देना जरूरी है। मैं क्वेश्चन देना चाह रहा था और लेकिन एक दिन के लिए होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपने फिर उसके चक्कर में पड़ जाना और ये कहना ये तो हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा है? मैंने वही कहा है जो आपने सुना है। अल्लाह हाफिज सर। उसके अलावा भी मैंने लेबर का है। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? अल्लाह हाफिज।